नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि महाराष्ट्र की जो लड़ाई है अब वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आ गई। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था कि सर्वोच्च न्यायालय में भारत के सर्वोच्च कमाई वाले महंगे वकील अब उसका केस लड़ रहे हैं। ये ऐसे वकील हैं जो केस पर डिस्कशन करने के लिए 2-3 लाख रुपया घंटा चार्ज करते हैं। तो पूरे केस का क्या चार्ज करते होंगे आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। विधायकों की तनख्वाह और पेंशन कितना आते हैं, एक नंबर में उनके आमदनी का स्रोत उनका क्या है, और फिर इतने महंगे वकीलों का पैसा वो कहाँ से देते हैं, इस पर चर्चा करना बेईमानी है। एक छोटी सी हंसी की बात कह दूं तो आप थोड़ा सा हल्का हो जाइएगा कि मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए आपका हल्का होना जरूरी है। एक चुटकुला है कि एक विदेशी भारत घूमने आया तो अपने देश की बात बता रहा था। और तुमको पता है हमारे यहाँ एक आदमी का 1 महीने का तनख्वाह 1 लाख रुपया होता है। बोला बात तो बड़ा बढ़िया है। वो 12 महीना के साल में 11 महीने तक नौकरी करता है और 11 लाख रुपया कमाता है और 1 महीने में उसको खर्च कर देता है। भाई बड़ी बहुत बड़ी बात है भाई, लेकिन मेरी सरकार नहीं पूछती कि तुम 11 महीना मेहनत करके कमाई को 1 महीना में कैसे खर्च करते हो। मतलब बस इतनी सी बात है। हमारा आप सुन, हमारे यहाँ एक MP का तनख्वाह 1 लाख रुपया होता है और वो हर महीना 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए का फूल माला पर खर्च कर देता है। खाना पीना दारू जो अंदर खाने बांटता है उसका भी खर्चा चाहिए, ये 1 नंबर में है। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाता है? बोला ये भी हमारी सरकार उसे नहीं पूछती। ये चुटकुला नहीं था, ये दर्द था भारत का कि आपका विधायक 15,000 रुपया पाने वाला आदमी 15 करोड़ की गाड़ी में चलता है और आप पीछे से ताली बजा रहे हैं। तो आपकी स्थिति घर घर ताली बजाने वाली है या विधायक जी के सामने बजाने वाली है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। खैर, महत्वपूर्ण मुद्दा आज ये था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ना तो आप ये सुनना चाहेंगे और ना ही ये वजह जानना चाहेंगे। लेकिन जो इसमें से बात निकला वो चर्चा का विषय है और मैं तो उन्हीं विषयों पर चर्चा करता हूँ जो कहीं नहीं और होता है या कहीं और नहीं होने दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मित्रों, ये आपका चैनल है और इस पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जिस पर विश्लेषण और कहीं। तो मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में ये मुद्दा था कि दल बदल अधिनियम का क्या कोई मतलब है, रेलेवेंट है? आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर यही नहीं होता तो ये सारे के सारे विधायक गुवाहाटी में जाकर के ऐश क्यों करते? वो चौपाटी में आने की धमकी पर भी चुपचाप क्यों बैठे होते? मतलब तो है। फिर मैं कहूंगा कि शायद जो मैं कहना चाहता हूं वो उसमें कोई मतलब नहीं। मित्रों, हमारा जो देश है ना वो दल तंत्र पे है। सबसे बड़ा इस देश का छलावा है कि हमको कहा जाता है कि लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक पद्धति के मानने वाले हैं। मैं भी अपने संबोधनों में रोज कहता हूं कि मैं लोकतंत्र समर्थक हूं। कल भी मैंने कहा था कि देखिए मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं और निरहु घरोह जैसे जीतने पर मैं बधाई नहीं देता क्योंकि मैं इन लोगों को लोकतंत्र के लिए घातक मानता हूं। तो मैं ही अगर आज कह रहा हूं कि जी हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है तो ये मेरे ही बात का काटना हुआ। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं और ये बात मुझे क्यों कहना पड़ रहा है। मित्रों, लोकतंत्र का मतलब परिभाषा होता है कि लोक का तंत्र आम जन का तंत्र हो और उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि उसके इच्छा के उम्मीदवार चुने जाए और वो जाकर के सदनों में उनका काम करें। अब आप कहेंगे कि यार चुनना तो मैं ही करता हूँ, लोग तो चुनते हैं। नहीं, यही महीन लाइन है जो आपको समझना चाहिए। और अगर यही बात आप समझ जाएंगे तो हमारे भारत के संविधान का जिलेबी का छोर पकड़ लेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ समाप्त हुआ है। आप सब जिलेबी खाते होंगे, कई लोग, जिन लोगों को डायबिटीज हो गया वो भी कभी खाए होंगे। तो आपको जिलेबी में पता नहीं चलता कि यार इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था और ये जाकर समाप्त कहाँ होगा। ऐसे 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 घुमाते हैं ना, तो कहीं से तो शुभारंभ हुआ होगा और कहीं समाप्त हुआ होगा। तो जिलेबी का छोर का पता नहीं चलता कि कहां से शुरू हुआ कहां से समाप्त हुआ।
हल्के में पूछे तो बोलिए कि पहले मुर्गी हुई है पहले अंडा। उसी तरह से हमारा संविधान भी जिलेबी की तरह से घुमावदार है कि इसका छोर का पता नहीं चलता। हमारे संविधान में इतनी खूबसूरती है, जिस तरह से आप धरती के जिस भी कोने से देखेंगे सूर्य आपके पूरब भी उदय होता दिखेगा और पश्चिम में अस्त होता दिखेगा। मैं अपने गांव बलिया से देखूंगा तो देखूंगा कि लगेगा जी माझी के सामने से उदय हो रहा है और बलिया के सामने अस्त हो रहा है। लेकिन मैं दिल्ली से देखूंगा तो लगेगा फरीदाबाद के सामने उदय हो रहा है और नोएडा के सामने से अस्त हो रहा है। ये सूर्य की ऊंचाई की वजह से। उसी तरह से संविधान है, आप जिस रूप में देखेंगे वो उसी रूप में बढ़िया लगेगा, आप उस रूप में उसको खराब देखना चाहते हो वो खराब दिखेगा। अब आते हैं जो मैं असली बात कहा, लोकतंत्र है कि नहीं। मान लीजिए कि आप अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। मैं बलिया का हूं तो बलिया का एग्जाम्पल देता हूं। मेरे सांसद बड़े लोकप्रिय, मेहनती और ईमानदार आदमी हैं, किसानों की बात उठाने वाले मस्त मौला है, उनका नाम है मस्त है, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त को बलिया की जनता ने ज्यादा वोट दिया, इसलिए वो चुन करके आए। अब आप कहेंगे कि वीरेंद्र सिंह मस्त को तो तुमने वोट दिया, तुम्हारे उम्मीदवार है। नहीं, वो इसलिए कि मैंने वीरेंद्र सिंह मस्त को वोट नहीं दिया। जो बटन मैंने दबाया था उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था, कमल का फूल। हमने कमल का फूल को बटन दबाया था, वो वीरेंद्र सिंह मस्त के खाते में गए, क्योंकि कमल के फूल वाले ने वीरेंद्र सिंह मस्त को अपना उम्मीदवार माना था और उनको सिंबल दिया था। कानून के मुताबिक सिंबल देना चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। जिसको सिंबल देगा वो उसका उम्मीदवार माना जाएगा और जिसको सिंबल नहीं देगा वो उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। अब जब ये चुन करके उम्मीदवार आता है तो वो आगे जा करके पार्टियों के व्हिप की तहत से बन जाता है। जैसे महाराष्ट्र विधानसभा में है तो उसके चीफ व्हिप की हैसियत से एकनाथ शिंदे काम कर रहे थे। अब इन्हीं पर व्हिप जारी करना है तो उसका व्हिप हटा दिया, उनको व्हिप चीफ व्हिप का पोजीशन हटा दिया। अब वो चीफ व्हिप या चीफ प्रॉक्टर जो आदेश करेगा उसके अंदर बंधना पड़ेगा वो सारे लोगों को। तो उसमें दल तंत्र की जगह लोकतंत्र कहाँ हुआ? दल तंत्र हुआ ना, मतलब भाजपा का सरकार है। जैसे महाराष्ट्र में कहा जाता है ना कि शिवसेना, नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की महाविकास आघाड़ी का सरकार है। जैसे दिल्ली में इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सरकार है, उसका। तो उसी तरह से दल का सरकार होता है। अब दलों की सरकार में दलीय स्थिति पर क्या उसका कोई महत्व रेलेवेंट है? सवाल चूंकि महाराष्ट्र में ताजा, इसलिए इसको आप आसानी से समझेंगे। अब जो लोग एकनाथ खड़गे के साथ जो 30-35 या 40-50 लोग दावेदारी कर रहे हैं, ये सब के सब तो तीर कमान पर चुनाव लड़े थे और तीर कमान पर ही वोट मांगा गया था और लोगों ने तीर कमान पर बटन दबाया था। मतलब जो लोग तीर कमान के सामने के बटन दबाए थे उन सब लोगों को शिवसेना के नीतियों में भरोसा था, आस्था था, विश्वास था, इसलिए उन्होंने शिवसेना का सरकार बनाया। अब जब आप शिवसेना की सरकार के नाम पर आए और यहाँ पर आपकी दाल नहीं गली तो आप दूसरे के साथ मिलकर के सरकार बनाने लगे, तो फिर वो आपका जो मतदाता था वो तो ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि उसको अगर आपको उस दल में जाने की स्थिति होती तो उसी दल के नाम पर आपको वोट देता। फिर वो उसका जो जनप्रतिनिधि अधिनियम में दल बदल अधिनियम का कोई मतलब है क्या? आप संख्या बल लगा दे कि भाई 1/3 आपके पास होगी तो आप टूट करेंगे तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा या ये होगा वो। इससे डिस्क्वालिफिकेशन में बचाव का एक उपाय है। उसी तरह से जिस तरह से दर्जी आपके पैंट में चैन बिना कहे दे देता है, चैन की आवश्यकता नहीं, लगा देता है चैन, लेकिन यहाँ पर तो आप चुने हुए आए हैं। अब सवाल उठता है कि इसके पहले तो सबसे पहले वो लोकतांत्रिक बात हुआ, क्योंकि जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो सभी लोगों को बताया गया था, क्योंकि प्री पोल अलायंस भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की थी। महाराष्ट्र की महानतम जनता ने जो वोट शिवसेना को दिया था वो इस उम्मीद में दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये सरकार बनाएंगे। जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था उन सब लोगों को ये पता था कि ये लोग शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे। मतलब महाराष्ट्र की महानतम जनता ने जो वोट, जो मतदान
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को दिया था, वो सब लोग इन दोनों को संयुक्त रूप से महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए दिए थे। लेकिन हुआ क्या, जीत करके आने के बाद इन दोनों लोगों की की टकराव हुई और ये लोग एक साथ 4 कदम भी नहीं चले और उस गठबंधन के साथ सरकार बना ली, जिसको महाराष्ट्र की सरकार ने विपक्ष में बैठने का आज जनादेश जारी किया था। अब उस जनादेश का अपमान कर वो सरकार में आ गया। अब आप इस बात को समझिए कि फिर वो महाराष्ट्र की महत्तम जनता ठगी हुई महसूस की। लेकिन हमारे देश में चुनाव में एक बार मतदान दे देने के बाद आपके पास और कोई अधिकार नहीं रह जाता है। अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल के बाद उसके वैल्यू का डिसवैल्यू होने का आप चुपचाप बैठे रहे और इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। तो क्या एक कानून ये नहीं लगाया जाए कि अगर आपको जिस सिंबल पर चुनाव लड़े हैं उससे अगर आपका मनमुटाव होता है तो आप त्यागपत्र दीजिए और अपने जनता के पास जाइए, कहेंगे कि मैं उनके मत से सहमत नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया, अब मैं फलाने वाले के साथ रहता हूँ। अगर जनता को आपके फलाने वाले पार्टी पर भरोसा हो तो आपको चुन करके भेजेगी। या आप ये कहिए, अगर लगता है कि बड़ा हार्ड हो गया, हर आदमी पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ता है, वसूली के पहले वो कैसे छोड़ना चाहेगा, और उसका जो ह्यूमन राइट है, जो मानवाधिकार है, उसका क्या होगा, क्योंकि वो गुलाम तो है नहीं। जो शिवसेना का सिंबल पाया है वो बाला साहब ठाकरे के परिवार का गुलाम तो है नहीं, गुलामी तो करेगा नहीं, उसका स्वतंत्र आइडेंटिटी है और वो मानवाधिकार है, तो क्या करेंगे। तो इसका विकल्प नहीं हो सकता कि भाई जो लोग शिवसेना के सिंबल पर जीत के आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत के आए, जो कांग्रेस के सिंबल पर जीत के आए, या जिस भी सिंबल पर जीत के आए हैं, अगर उनके साथ उनकी बनती नहीं है, अगर उनको लगता है कि भाई इनके साथ गुलामी की बात आ रही है, तो वो उनके गठबंधन से अलग हो जाए, लेकिन किसी और गठबंधन में शामिल होने से पहले जनादेश लेने जाए। भाई मान लीजिए कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी और इन लोगों को सरकार बनाने में के टकराव आई। शिवसेना कह रही थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, और आप तोड़ करके दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं। तो फिर कानून ऐसा बनना चाहिए कि आप वापस जनता के पास जाइए पूछने के कि भाई अब मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाना चाहता हूँ, आपका आदेश है क्या। और अगर आपको जनता विश्वास दे दे, चुनाव जीत का जाए, आप कांग्रेस सरकार बनाइए, और नहीं तो त्याग पत्र बेशक ना दीजिए, आप सरकार में ना रहिए, विधायक की आइडेंटिटी रहिए और जनता का प्रश्नों का उत्तर मांगिए, विधानसभा में उनके समस्याओं का हल करने के लिए लगातार प्रयासरत रहिए। ये बात तो आप कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लोकतंत्र पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। आज का नौजवान पीढ़ी ये पूछ पूछ करके हंसी उड़ा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। कल तक तो सुना था कि वो कहता था कि मेरी तिरंगा में सो जाएगी और दूसरे दिन कह रहा है कि राहुल गांधी चोर है। कल तक तो ये कहता कि अगर मेरा 100 उठेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उठेगा, अगले दिन कह रहा है कि मोदी चोर है, चौकीदार ही असली चोर है। तो लोगों को नहीं लगता कि भाई ये हो क्या रहा है, या तो मोदी चोर है या मोदी चोर नहीं है। अगर आपके भावनाओं की पूर्ति हो गई, आपके अनाप मांगों की पूर्ति होगी तो मोदी देवता है, और अगर आपके मांगों की पूर्ति में मोदी असमर्थ हो गए किसी कारण से तो मोदी चोर हो गए। मतलब जनता का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या दल बदल अधिनियम का कोई मतलब है या उसमें सुधार की आवश्यकता है। मित्रों, जब तक रिकॉल की फैसिलिटी लोकतंत्र में नहीं आएगी तब तक असली लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। और जैसे लोगों को लगे कि भाई जनता के पास ये अधिकार हो कि अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के किसी काम से संतुष्ट नहीं है तो उसको वापस बुला ले, ऐसा जब होगा तभी से मानिए कि देश में लोकतंत्र का शुभारंभ हो जाएगा। और ऐसा हर काम में है। आप घर में बर्तन मांजने वाले रखते हैं पार्ट टाइम पर, 1 घंटा आएगी बर्तन। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ बहुत सारे बर्तन मांजने वाली घूमती हैं या घूमता है, जो 1 घंटा या आधा घंटा 2 घंटे का आपके साथ कमिटमेंट करता है और आपका पैसा लेता है। 1 घंटा कहिएगा तो 1 घंटा भर का काम करके चला जाएगा, 2 घंटे उसके काम करता है। कर लीजिए कि भाई आपको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, गाड़ी साफ करना है, सारा को सर्फ से धोना है, उस हिसाब से पैसा बताएगा। उसका काम हम लोग जांच करते हैं 2 दिन 5 दिन, कहते हैं यार नहीं तूने कमिटमेंट किया था तो साफ सफाई ठीक नहीं करता, भाई कल से मत आने, तेरे 4 दिन का पैसा ले और जा। हम लोग एक छोटी सी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं
और ड्राइवर रखते हैं, वो हमारे को लंबे लंबे भाषण देता, सर BMW चलाए थे, रतन टाटा का चलाए थे, मोदी जी को मुख्यमंत्री बने थे, बोला हम ही चलाए थे। आपको लगता है कि ड्राइवर बड़ा बढ़िया है, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी देते कहते हैं यार ये तो उस साले को गाड़ी नहीं चलाने आता है, तो आप उसको हटा देते हैं। आप किसी कंपनी में मैनेजर बनते हैं, चपरासी बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, हेल्पर बनते हैं, मतलब घरेलू नौकर से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में आप काम करते हैं, तो आपको प्रोविजन पीरियड पर रखा जाता है कि आपको 3 महीने का प्रोविजन रखा जाएगा। अगर आपका काम समझ में आए तो आपका प्रोविजन पीरियड बढ़ाया जाएगा, नहीं तो आपको भगाया जाएगा। फिर होता है कि अगर प्रोविजन पीरियड आप पास करके फिर भी अगर आप संतोषजनक काम नहीं करेंगे आगे, तो आपको 1 महीने का नोटिस लेकर भगाया जाएगा। लेकिन अगर आप भाग्य विधाता चुनते हैं जो देश का दशा दिशा तय करता है, उस पर आपका ना नोटिस चलता है, ना प्रोविजन पीरियड चलता है, ना रिकॉर्ड चलता है, ये देश का माहौल उड़ाना है कि नहीं। मतलब चपरासी की नौकरी के लिए काम को मॉनिटर करने का नियम है और संतोष नारायण को भगा देने का है, लेकिन भाग्य विधाता पर कोई नहीं है। इस बात पर आप विचार करिएगा। और मैं एक बार हमेशा कहता हूँ कि जब आपके जनप्रतिनिधि आपके यहाँ वोट मांगने आए तो 2 बातें विनम्रता से कहिए, कोई झगड़ा झंझट अपमान करके नहीं, क्योंकि हम लोग संस्कारी लोग हैं और संस्कार छोड़ना नहीं चाहते। विनम्रता से हाथ जोड़ के कहिए कि भाई साहब आप आए तो थे हमसे कहने के लिए कि भाई शिवसेना भाजपा गठबंधन है, आप हमको सरकार बनाने का परमिशन दीजिए, हमने आपको सरकार बनाने को दिया, तो आप शरद पवार की गोद में क्यों चले गए। आप ये प्रश्न पूछिए, आप उनसे प्रश्न पूछिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी में आप थे तो कह रहे थे कि मोदी देवता है, योगी देवता है, और जब आपके कुकर्मों की भांडा फूटा और योगी जी ने आपको टिकट नहीं दिया और आप पैदल हो गए, तो आप कहने लगे कि मैं सांप का बच्चा हूं और विषधर के रूप में योगी को डस दूंगा, पैदल कर दूंगा, और लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपका। इन सब चीजों पर विचार करिएगा। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा शुभ है, और लोकतंत्र के लिए जो शुभ है वो हमारे लिए शुभ है। इन्हें सोचा मैं राकेश परमार लोकतंत्र प्रहरी के नाते आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुद्दों को समझिए और आंख कान खोल कर रखिए। बहुत समय तेजी से भाग रहा है, इसी में कुछ पल ठहरिए और अपने विषय में सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और लोकतंत्र को मजबूत करते रहें।